चाहिए तालिका। हाँ चलो आज देखते हैं कन्वर्जन डिसऑर्डर। कन्वर्जन का मतलब क्या होगा? कन्वर्जन एक ऐसा डिसऑर्डर है, न्यूरोटिक डिसऑर्डर। कन्वर्जन डिसऑर्डर एक तरह का न्यूरोटिक डिसऑर्डर है जिसको हम डिसोसिएटिव कन्वर्जन डिसऑर्डर भी बोलते हैं। इसमें मेनली कन्वर्जन होगा किसका? कि साइकोलॉजिकल सिम्टम का फिजिकल सिम्टम में कन्वर्जन होगा। किसका? कि साइकोलॉजिकल सिम्टम यानी कि टेंशन, स्ट्रेस, एंजाइटी के कारण जब ये घड़ा भरेगा तो फूटेगा तो निकलेंगे फिजिकल सिम्टम्स। क्या निकलेंगे? फिजिकल सिम्टम्स। इसको पुराने वर्ड में हिस्टीरिया कहते थे। क्या कहते थे? हिस्टीरिया, प्रीवियसली नोन एज क्लासिफाइड एज हिस्टीरिया। इसको हम फंक्शनल न्यूरोलॉजिकल सिम्टम डिसऑर्डर के नाम से भी जानते हैं, फंक्शनल न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स, क्योंकि जो भी साइकोलॉजिकल सिम्टम है वो स्पेशली न्यूरोलॉजिकल सिम्टम में कन्वर्ट होंगे। जैसे पैरालिसिस, वीकनेस, ब्लाइंडनेस, हियरिंग लॉस, विजन लॉस, सारे ऐसे सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। इसलिए इसको फंक्शनल न्यूरोलॉजिकल सिम्टम डिसऑर्डर कहा जाता है। Characterized by presence of one or more neurological symptom which cannot be explained by neurological disorders. Mainly क्या होगा? कोई भी जब एग्जामिनेशन किया जाएगा तो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर नहीं मिलेगी हमको, कोई एबनॉर्मलिटी नहीं मिलेगी, उसके बावजूद पेशेंट बता रहा है कि उसका ये हाथ काम नहीं कर रहा है या पेशेंट अपने पैरों पे खड़ा नहीं होगा, वेट बियरिंग नहीं कर पाएगा। इसको बोलते हैं कि विदाउट न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर और कॉज पेशेंट अपना वीकनेस बता सकता है, पैरालिसिस बता सकता है। मेनली जो एज ग्रुप है वो 10 से 35 साल के बीच में देखने को मिलता है और जनरल पॉपुलेशन में रिस्क बहुत कम है, 0.11 से लेकर 0.05। अब लिखो, सिंपल वर्ड में इतना ही याद रखना है कि कन्वर्जन साइकोलॉजिकल सिम्टम इनटू फिजिकल सिम्टम, स्पेशली न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स, स्पेशली न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स। जब भी इंसान को टेंशन, एंजाइटी, स्ट्रेस होगा, सर्टेन काइंड ऑफ फिजिकल सिम्टम्स स्पेशली न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। और वो न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स या तो ब्लाइंडनेस हो सकता है, वीकनेस हो सकता है, पैरालिसिस हो सकता है, हियरिंग लॉस हो सकता है, विजन लॉस हो सकता है। और इस हिस्टीरिया का वर्ड का मीनिंग क्या होता है? हिस्टीरिया मींस, अरे वो यूट्रस छोड़ो उसको। यहाँ अटेंशन सीकिंग, हिस्टीरिया का मतलब है अटेंशन सीकिंग। तुम्हारा ध्यान किधर है? जुर्फी उधर है। नहीं रील देख ली क्या जुर्फी की? पर मैंने नहीं देखी काफी दिन से। लेटेस्ट क्या है पता नहीं। आज देखूंगा शाम को, फिर कल बताऊंगा। तो कन्वर्जन डिसऑर्डर को प्रीवियसली हिस्टीरिया बोलते हैं। दूसरे वर्ड में बोला जाए तो फंक्शनल न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स है या डिसऑर्डर्स है। यहाँ मेनली साइकोलॉजिकल सिम्टम्स स्पेशली न्यूरोलॉजिकल सिम्टम में कन्वर्ट होंगे जब भी पेशेंट को स्ट्रेस, एंजाइटी, टेंशन होगा। और वो न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स या तो वीकनेस हो सकता है, पैरालिसिस हो सकता है, ब्लाइंडनेस हो सकता है, डेफनेस हो सकता है, विजन लॉस हो सकता है। ये सारे सिम्टम्स देखने को मिलेंगे और ये सारे सिम्टम्स के पीछे कोई न्यूरोलॉजिकल कॉज नहीं होगा, विदाउट एनी न्यूरोलॉजिकल कॉज। ये ऐसा इसलिए करेगा कि उसका कोपिंग मैकेनिज्म यही है कि टेंशन टेंशन टेंशन, जब टेंशन से ये घड़ा भर जाएगा तो फूटेगा तो फिजिकल सिम्टम्स आएंगे और इसके फायदे हैं प्राइमरी गेन एंड सेकेंडरी गेन। क्या है प्राइमरी गेन और सेकेंडरी गेन? प्राइमरी गेन क्या होगा कि फायदा, सिंपैथी, रिलीव ऑफ एंजाइटी। प्राइमरी गेन इज रिलीव ऑफ एंजाइटी, क्योंकि इतने दिनों से ये टेंशन का घड़ा भरा, अब फिजिकल सिम्टम आते ही एंजाइटी हो गई रिलीव। दूसरा है सिंपैथी फ्रॉम अदर्स एंड रेस्ट फ्रॉम वर्क, एंड रेस्ट फ्रॉम वर्क, ये सेकेंडरी गेन है। वो आगे लिखूंगा, पहले इतना लिखो। हो गया? DSM-5 के अनुसार इसको किसके अंडर क्लासिफाई किया गया था कि फंक्शनल न्यूरोलॉजिकल सिम्टम डिसऑर्डर में क्लासिफाई किया DSM-5 में। यहाँ न्यू क्राइटेरिया कवर द सेम रेंज ऑफ सिम्टम बट रिमूव द रिक्वायरमेंट ऑफ साइकोलॉजिकल स्ट्रेसर। सिर्फ एक फैक्टर हटाया है कि जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक ही कॉज हो। जो ICD-10 में था इसका नाम डिसोसिएटिव डिसऑर्डर के अंडर आता था, वहीं ICD-11 में किसके अंडर आ गया है कि डिसोसिएटिव डिसऑर्डर विद अनस्पेसिफाइड न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स। तो कभी-कभी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि DSM-5 में कन्वर्जन डिसऑर्डर को क्या नाम से जाना जाता है, या फिर ICD-10 में कन्वर्जन डिसऑर्डर कौन से डिसऑर्डर के अंडर आएगा? तो डिसोसिएटिव में था। 11 में डिसोसिएटिव रखा है बट साथ में ऐड किया है अनस्पेसिफाइड न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स, क्योंकि विदाउट न्यूरोलॉजिकल कॉज वाले न्यूरोलॉजिकल सिम्टम है। इसके अलावा जो DSM-4 में था इसको सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर कहा जाता था। क्या कहा जाता था? सोमेटोफॉर्म। तो अलग अलग क्लासिफिकेशन में इसके अलग अलग नाम थे, वो आपको याद रखना है कि DSM-5 में तो फंक्शनल न्यूरोलॉजिकल सिम्टम डिसऑर्डर हो गया, ICD-10 में डिसोसिएटिव डिसऑर्डर था, ICD-11 में डिसोसिएटिव रखा है बट अनस्पेसिफाइड न्यूरोलॉजिकल सिम्टम का नाम दिया है, और जो DSM-4 है इसमें सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर में क्लासिफाइड था। किधर बजा तुम? हाँ इधर है, पर मालिक कौन है? कोई नहीं है, तुम ही हो ना? कौन था? नहीं नहीं कौन था? अरे तुम तो थी फोन पे, कौन था? तुम्हारे सेंस ऑर्गन बहुत तेज है भाई। डिसऑर्डर को DSM-5 के अकॉर्डिंग फंक्शनल न्यूरोलॉजिकल सिम्टम डिसऑर्डर कहा गया है। वही DSM-4 में ये सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर के अंडर था। DSM हो गया, ICD में डिसोसिएटिव डिसऑर्डर ही है, 10 में डिसोसिएटिव डिसऑर्डर था, 11 में भी डिसोसिएटिव डिसऑर्डर है बट विद अनस्पेसिफाइड न्यूरोलॉजिकल सिम्टम है। OCD में एक सूचीबाई सिंड्रोम था। क्या होता है बेटा? हम्म हम्म हाँ, वेस्ट बंगाल में जो औरतें हैं स्पेशली विडोड, वो बाहर जाके स्नान पानी करेगी ऐसा बताया है।
इसी को सोचेबाई सिंड्रोम नाम दिया है। बिल्कुल सही बताया राहुल ने। फंडास क्या था बेटा? फंडास क्या था? कौन सा इन्फेक्शन है? स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन है। ग्रुप ए बीटा हेमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन के बाद सर्टेन बच्चों में मूवमेंट डिसऑर्डर, रिपीटेटिव मूवमेंट्स देखे गए थे, इसलिए उसका नाम फंडास रखा है। ठीक है, हो गया अब ये? नहीं हुआ नहीं, थोड़ा जल्दी जल्दी लिखो। एक होल्डिंग डिसऑर्डर था जिसमें अननेसेसरी चीजों को होल्ड कर लेता है, वो होल्डिंग डिसऑर्डर है। ऑल्फैक्टरी रेफरेंस सिंड्रोम, फाउल स्मेल। ठीक है। सिम्टम्स में देखो, मोटर सिम्टम्स क्या क्या दिखेंगे कि इंपेयर्ड कोऑर्डिनेशन और बैलेंस, पेशेंट चल नहीं पाएगा ठीक से, बैलेंस, पेशेंट अपने आप आपको बताएगा कि मैं बैलेंस नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक से चल नहीं पा रहा हूँ, पैरों पर वजन नहीं दे पा रहा हूँ, ऐसा बता सकता है। तो इसमें वीकनेस, पैरालिसिस ऑफ लिम्ब हो सकता है या एंटायर बॉडी हो सकता है। इसको हम हिस्टेरिकल पैरालिसिस कहेंगे या मोटार कन्वर्जन डिसऑर्डर कहेंगे। जब पेशेंट बताए कि उसके पैरों में वीकनेस है या पैरालाइज्ड है या पूरी बॉडी में फुल वीकनेस आ चुकी है, ना चल फिर सकता है, तो उसको नाम देंगे हिस्टेरिकल पैरालिसिस और मोटार कन्वर्जन डिसऑर्डर। इसके अलावा स्पीच इंपेयर्ड हो सकता है, हिस्टेरिकल अफोनिया हो सकता है, हिस्टेरिकल अफोनिया कंप्लीट लॉस ऑफ स्पीच हो सकता है, आवाज नहीं निकल रही है मुंह से बिल्कुल भी, या फिर डिस्फेजिया हो सकता है, गले में फंस गया कुछ है, swallowing नहीं कर पाएंगे और चोकिंग सेंसेशन या गले में कुछ लंप है ऐसा फील करेंगे कि गले में कुछ फंस गया है, ऐसा बता सकता है पेशेंट। यूरिनरी रिटेंशन की कंप्लेंट कर सकता है। इसके अलावा साइकोजेनिक नॉन एपिलेप्टिक सीजर्स आ सकते हैं। अब तुमको ये बात याद होनी है कि साइकोजेनिक नॉन एपिलेप्टिक सीजर्स प्लस कन्वर्जन वाले सीजर्स या एपिलेप्टिक फिट्स, उन दोनों में डिफरेंस क्या है? ये जो फिट्स दिख रहे हैं आपको, इसमें और रियल कन्वर्जन वाले फिट में फर्क क्या है? हम्म अरे भाई, ये वाले जो सीजर्स होंगे नॉन एपिलेप्टिक सीजर्स, ये हमेशा जब सराउंडिंग में लोग होंगे तो आएगा, सेफ जगह पे आएगा, साफ सुथरी जगह पे। ये नहीं है कुछ साफ ऑब्जेक्ट पड़े, चीजें पड़ी और उस टाइम आए, ऐसा नहीं है। पास में लोग होंगे और हमेशा सेफ प्लेस पे आएगा, ये खासियत है इसकी। इसमें टंग बाइट वगैरह कुछ नहीं होगा, रिस्क ऑफ एस्पिरेशन बिल्कुल नहीं होगी। वहां जो रियल एपिलेप्टिक फिट्स होता है वो अनसेफ प्लेस पे एनी टाइम आ सकता है, अकेले में भी आ सकता है, टंग बाइट होगी, रिस्क ऑफ एस्पिरेशन ज्यादा है। तो मेन डिफरेंस है, आपको याद रखना है कि ये फिट्स हमेशा जब सराउंडिंग में लोग होंगे, सेफ प्लेस होगा, तो ही आएगा, अदरवाइज ये फिट्स नहीं आएंगे, क्योंकि उसका काम मेनली अटेंशन लेना है लोगों का। तो आसपास जब लोग नहीं होंगे तो अकेले में भले रूम में फिट्स लेके पड़े ना, कौन देखेगा? तो टेंशन रिलीज नहीं होगा। मेन मकसद टेंशन रिलीज तभी होगा जब लोग आके पूछेंगे क्या हो गया क्या हो गया, वरना बंद कमरे में भले ही फिट्स आते रहे, एंजाइटी रिलीव नहीं हो पाएगी। इसलिए लोगों का होना बहुत जरूरी है। लिख लिया? तो मोटर सिम्टम और डेफिसिट में देखने को मिलेगा कि बैलेंस और इनकोऑर्डिनेशन हो सकता है, वीकनेस और पैरालिसिस हो सकता है, इसके अलावा स्पीच लॉस हो सकता है, swallowing में डिफिकल्टी हो सकती है, यूरिनरी रिटेंशन हो सकता है, या फिर साइकोजेनिक फिट्स आ सकते हैं। कौन बोला? हाँ, क्या बेटा? ये न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन से होगा बेटा, है? ये सब न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन थोड़ी देर बाद अपने आप ठीक हो जाएगा। न्यूरोलॉजी, अगर मान लो भाई तुम रियल में किसी का स्पीच लॉस हो गया या रियल में पैरालाइज हो गया, फाइंड आउट कैसे करेंगे? न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन, इन्वेस्टिगेशन करेंगे, ब्रेन का एक्सरे, एमआरआई, सीटी स्कैन कराएंगे, कुछ नहीं मिलेगा। न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, सारे रिफ्लेक्स नॉर्मल होंगे, सारे रिफ्लेक्स नॉर्मल होंगे, जीसीएच चेक करेंगे, सब कुछ नॉर्मल देखने को मिलेगा, तो अपने आप पता चलेगा कि कोई न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट नहीं है। मेनली प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ दिमाग में टेंशन है, और ये स्पेशली फीमेल्स में पाया जाने वाला डिसऑर्डर है। मेल बहुत कम होते हैं, मोस्ट कॉमनली सीन इन फीमेल। होगा कई लड़कियां अभी जब शादी करके जाएगी सिलेक्शन के बाद, तो ड्यूटी करके जैसे ही घर आएगी, आते ही सास उधर बैठ बैठ आवाज देगी, बहू चाय बना ला। फिर बहू को गुस्सा आएगा कि अभी ड्यूटी से थके आई, आते ही फिर चाय, फिर खाना बनाएगी शाम का, तब खाते टाइम आवाज लगाएगी, बहू ऐसी सब्जी बनाते हैं, आलू कच्चा पड़ा है? और इतनी नमक मिर्ची कौन डालता है, हमको पहले से बीपी मारेगी क्या? है? मम्मी ने कुछ नहीं सिखाया। तो ये सारी चीजें बहू नई नई है, अभी उसके दिमाग में जमा होती जाएगी, और जमा होते होते फिर एक दिन ये घड़ा फूटेगा, तब ये सिम्टम आएंगे, आएंगे आएंगे। सास कुछ नहीं बोलेगी, ताने देगी पहले तो, और जब तुम गिर जाओगे चक्कर खा के तब आएगी और कहेगी, पहले तो गिरोगे तो धड़ाम से आवाज आएगी, बर्तन गिरेंगे साथ में, तो कहेगी हाँ तोड़ दे, दहेज में खूब सारा लाई थी, है? उसके बाद जब कोई रेस्पॉन्स नहीं देखेगी, थोड़ी देर तो देखने आएगी क्या हो गया है, तब आवाज देके फिर कहेगी देखो देखो बहू को क्या हुआ है, डॉक्टर बुलाओ, ये बुलाओ, अब बहू तेरी तबीयत ठीक नहीं, तू आराम कर ले, मैं काम कर लूंगी। बहू यही तो चाहती थी, सारी एंजाइटी खत्म। चलो, हाँ मिशन ही है ये एक तरह का। अदर सिम्टम्स लाइक डिस्टोनिया हो सकता है। डिस्टोनिया का मतलब क्या भाई? लॉस ऑफ मसल टोन है, लॉस ऑफ मसल टोन, ट्रेमर आ सकता है, अदर मूवमेंट डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, गेट प्रॉब्लम, ये क्वेश्चन आता है। अस्टेशिया अबेशिया गेट कैसा होता है बे? कि अस्टेशिया अबेशिया गेट सीन इन विच टाइप ऑफ डिसऑर्डर? नो, मैसेज नहीं दिख रहे जब से फोन इसीलिए आया है, कहाँ हो, मैसेज नहीं देख रही हो? अरे बेटा बता के रखा करो ना उनको कि इस टाइम क्लास में होते हैं हम। मैसेज 7:30 बजे देखे जाएंगे। मैं सबको बता के आता हूँ।
तो अस्टेसिया अवेसिया को याद रखना है कि पेशेंट इज नॉट एबल टू वॉक और स्टैंड, पेशेंट इज नॉट एबल टू वॉक और स्टैंड, और पेशेंट इज नॉट एबल टू बियर वेट ऑन हिज फीट, नॉट एबल टू बियर वेट ऑन हिज फीट, नॉट एबल टू walk and stand properly and not able to bear weight. अस्टेसिया अबेसिया गेट, कि भाई साहब तुम पकड़ के चला रहे हो तो वैसे पैर ऐसे घसीट रहा है, वजन नहीं रख रहा है, पूरे बॉडी का वजन पैरों पे नहीं ले रहा है, दो लोग पकड़ रहे हैं उसके बावजूद पैर यूं टिका ही नहीं रहा है, छोड़ रहे हो यूं यूं जा रहा नीचे, तो ये अस्टेसिया अबेसिया है। इसके अलावा अनकॉन्शियसनेस हो सकता है, सेंसरी सिम्टम में हमको विजन लॉस हो सकता है, डबल विजन बता सकता है, हियरिंग इंपेयर्ड बता सकता है, और टच और पेन सेंसेशन का लॉस बता सकता है। नॉट एबल टू वॉक एंड स्टैंड प्रोपरली, इतनी आगे बैठ के भी नहीं लिख पा रही है, मुंह से तो साफ बोल रहा हूँ, तीसरी बार बोल रहा हूँ, नॉट एबल टू स्टैंड और वॉक प्रोपरली एंड नॉट एबल टू बियर वेट ऑन फीट, वेट ऑन फीट, टीप नहीं है ना, तुमको सीधे से बोलो ना, टीपेंगे सिर्फ, लिखो बेटा स्पेलिंग लिखो, PROPERLY प्रॉपरली, अब लिखो GOOGLE गुलगुले, अबे डरा दिया बेवकूफ को, दिल की धड़कन बढ़ गई मेरे, मैंने सोचा कोई कन्वर्जन आ गया किसी को, इतनी गंदी भयंकर आवाज थी भाई, इस बार तुम्हारा कोऑर्डिनेशन बैठ नहीं पाया भाई। तो याद रखना है सिम्टम्स, मसल टोन लॉस हो सकती है, मूवमेंट डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, अस्टेसिया अबेसिया गेट, जिसमें पेशेंट फुल वजन दे नहीं पाएगा पैरों पे, ठीक से खड़ा नहीं हो पाएगा, ठीक से चल नहीं पाएगा, इसके अलावा कॉन्शियसनेस में चेंजेस आ सकते हैं, और अंधा हो सकता है, बहरा हो सकता है, टच और पेन का सेंसेशन लॉस हो सकता है, ऐसा सिम्टम पेशेंट सारा प्रोड्यूस कर सकता है। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, आंख है खुली खुली फिर भी दिखाई नहीं दे रहा है, आंखें खोल के लेट मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहा है, अब तुम तो चेक कैसे करोगे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, तुम तो टेंशन में आ जाओगे कि भाई नहीं दिख रहा तो क्या हो गया, यूं रख लेगी ना, यूं दिखाई नहीं दे रहा है, ये तो एक्टिंग है, एक्टिंग कला है ये कला, और ये कला लड़कियों में ऊपर वाला देता है। हो गया, तो ये सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं, अरे हो गया, क्या हुआ, किधर नहीं हुआ, इधर पड़ोस में, तो समझ में आ गया, क्या आया बेटा, वो खंबे के पास बैठ के फोन चला रही बालिका, अरे नहीं चला रही, मैं तो ऐसे ही बोल रहा हूँ, हाँ बता बेटा, नहीं कन्वर्जन का पुराना नाम क्या हुआ, अकेले बोले, कोई नहीं बोलेगा, सब गूंगे हो तुम अभी, अबे गूंगा था ना, क्या बोलेंगे, अरे गूंगे थे तुम, बैठ जा बेटा बैठ जा, ये गूंगे नहीं रहे। अदर सिम्टम्स ये ऐसा करेगा काहे, तो मेनली प्राइमरी गेन, सेकेंडरी गेन और लाबेल इंडिफरेंस, तीन चीजें होती है, इन तीनों पे भी क्वेश्चन आता है, तो आपको ख्याल रखना है कि प्राइमरी गेन इज रिलीव ऑफ एंजाइटी, रिलीव ऑफ एंजाइटी, secondary gain is sympathy from others and rest from work। लाबेले इंडिफरेंस का मतलब है लैक ऑफ कंसर्न, इस पे बहुत बार क्वेश्चन आता है, इसको याद रखना है कि लैक ऑफ कंसर्न, अच्छा लिखता हूं थोड़ा लो, लैक ऑफ कंसर्न अबाउट symptom produced symptoms produced in conversion disorder। यहाँ लाबेल इंडिफरेंस का सिंपल सा मतलब ये है कि बहू जो गिरी थी, गिरते ही उसको बता रही है कि एक हाथ काम नहीं कर रहा, एक पैर काम नहीं कर रहा, उस सिम्टम पे बहुत ज्यादा सीरियस नहीं लेगी, ज्यादा ध्यान नहीं देगी, जैसे किसी और इंसान के अगर ऐसा हो जाए, हाथ और पैर काम काम करना बंद नहीं कर जाए, तो कितना टेंशन की बात है कि अब कैसे जिंदगी चलेगी आगे, पर बहू मस्त फंसी पड़ी है, लोग बोल रहे हैं साइड वाले, देखो बहू का एक हाथ काम नहीं कर रहा, एक पैर काम नहीं कर रहा, क्या हो गया क्या हो गया, पर बहू को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बहू के तो वो मटका खाली हो गया, एंजाइटी वाला रिलैक्स है वो। तो लैक ऑफ कंसर्न का मतलब यही है कि जो सिम्टम कन्वर्जन डिसऑर्डर में आए थे उस पे पेशेंट ज्यादा ध्यान नहीं देगा, ज्यादा अटेंशन नहीं देगा, इसको बोलते हैं लाबिले इंडिफरेंस। यहाँ हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ऐसा क्वेश्चन आता है कि पेशेंट है जो हिस्टोरिकल ब्लाइंडनेस हो गया है, उसको आपकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, तो आपको सिम्टम, जब पेशेंट को सिम्टम की चिंता नहीं है तो आपको भी उस सिम्टम पे ध्यान नहीं देना, उसकी चर्चा नहीं करनी बार बार, या उसके कॉज को फाइंड आउट करने की कोई जरूरत नहीं है, आपको बस अपने मन में फाइंड आउट कर लो, पेशेंट को नहीं बताना है कुछ, मन में जो फाइंड आउट करना है एग्जामिनेशन कर सकते हो, बट पेशेंट के सामने बार बार आपको दिखना नहीं, दिखना बंद हो गया ये वो, ऐसा डिस्कशन पेशेंट के सामने नहीं करना है, और हमको भी ज्यादा ध्यान नहीं देना, क्योंकि पेशेंट ही नहीं दे रहा तो आपको भी नहीं देना है। तो डू नॉट डिस्कस सिम्टम्स ऑफ कन्वर्जन डिसऑर्डर, डू नॉट डिस्कस सिम्टम ऑफ कन्वर्जन डिसऑर्डर विद पेशेंट, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी आपकी। प्राइमरी गेन क्या था कि बहू जिसकी भाई तुम्हारी शादी हो गई, तुम गए ससुराल, बता दिया मैंने रोज ताने सास के, सब्जी में नमक ज्यादा है, तेल ज्यादा है, आलू कच्चे है, रोटी कच्ची है, किनारों से कच्ची, बीच में से जली, ऐसी वैसी वो सारी, तो ये बात तुम्हारे दिमाग में भरती जाएगी, तो टेंशन इतनी ज्यादा भर जाएगी, क्योंकि सामने जवाब नहीं दिया है ना, जवाब दिए बिना लेडीजों के दिमाग के साथ साथ पेट भी फूल सकता है, अंदर से अंदर घुटती रहेगी,
अब जब टेंशन में घुटती रहेगी तो एक दिन टेंशन इतनी होगी कि वो सहन नहीं हो पाएगा, स्ट्रेस का लेवल इतना बढ़ जाएगा कि उसका ईगो हैंडल नहीं कर पाएगा, तो अनकॉन्शियसली अपने आप माइंड करवाएगा, चक्कर आके गिर जाएगी। तो वो अनकॉन्शियसली होगा, वो जानबूझ के नहीं करेगी ऐसा। अनकॉन्शियसली जब भी सिचुएशन एक्सेसिव टेंशन वाली हो जाती है, अपनी बॉडी और माइंड कैसे ना कैसे तो रेस्पॉन्ड करेगा, क्योंकि टेंशन का लेवल इतना ज्यादा बढ़ गया कि अब और सहा ना जाए, अब नहीं सह पाएंगे, तो फिजिकल सिम्टम आएंगे। अब फिजिकल सिम्टम आ गए, एंजाइटी रिलीव होगी, वो प्राइमरी गेन है। सांस ने आके पूछ लिया, सबने आके पूछ लिया, बहू को क्या हो गया, देखो देखो डॉक्टर को बुलाओ, ये बुलाओ, तो रेस्ट करेगी, सिंपैथी और काम से छुट्टी मिल गई है, तो ये सेकेंडरी गेन है। लाबेल इंडिफरेंस वही है, जब बहू गिरी, चाहे अंधी हुई, बहरी हुई, गूंगी हुई, पैरालिसिस, वीकनेस हुआ, उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देना, लाबेल इंडिफरेंस कहलाता है। तो 3 शब्द याद हो जाएंगे। इसके अलावा फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे तो कोई एबनॉर्मलिटी नहीं मिलेगी। नो एबनॉर्मलिटी फाउंड इन फिजिकल और न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन, वो फिजिकल में ही आ जाएगा, न्यूरोलॉजिकल भी साथ में। बता रही है अंधी हो गई हूँ, जब पीपल का एग्जामिनेशन कर रहे हैं तो नॉर्मल है, लाइट को रिएक्ट कर रहा है, सब कुछ ठीक है मामला, इसका मतलब है गड़बड़ इधर है, इधर नहीं, इधर, इधर का चीज इधर आ गया। चलो, तो प्राइमरी गेन, सेकेंडरी गेन और लाबेल इंडिफरेंस तीनों वर्ड याद रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ही आएगा, तो तुमको याद रखना है। तो प्राइमरी गेन, सेकेंडरी गेन और लाबेल इंडिफरेंस तीनों वर्ड याद रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ही आएगा, तो तुमको याद रखना है। कैसे मैनेज करेगा भाई? बिहेवियर साइकोथेरेपी देंगे, एब रिएक्शन करवाएंगे, साइको एनालिसिस करेंगे, प्लेसिबो थेरेपी करेंगे, बेंजोडाइजेपिन देंगे, ये सारी चीजें करेंगे। अब तुमको बताओ थेरेपी क्या है? एब रिएक्शन क्या होता है? शाबाश, ब्रिंगिंग बैक अनकॉन्शियस माइंड से जो रिप्रेस्ड थॉट है उसको कॉन्शियस अवेयरनेस में लाना है, कि रिप्रेस्ड थॉट जो अनकॉन्शियस माइंड में छुपा हुआ है, क्या छुपा हुआ था इतने दिनों से, टेंशन भरी हुई थी, उसको बाहर लाना एब रिएक्शन कहलाता है। साइको एनालिसिस का ही मेथड है एब रिएक्शन। साइको एनालिसिस भी यही है कि एनालिसिस ऑफ अनकॉन्शियस माइंड कॉन्फ्लिक्ट्स, अनकॉन्शियस माइंड में क्या कॉन्फ्लिक्ट है उसको बाहर लाना ही साइको एनालिसिस कहलाता है। प्लेसिबो थेरेपी क्या होता है? मेरा थेरेपी नहीं। प्लेसिबो थेरेपी का मतलब है ऐसे केमिकल एजेंट्स का देना जो एक्चुअल में ड्रग्स नहीं है, बट पेशेंट के लिए वो साइकोलॉजिकली ड्रग्स का काम करेगा। जैसे एक पेशेंट है, अब बार बार दर्द की कंप्लेंट कर रहा है, रिपीटेड पेन 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 पेन, तो एनएस का इंजेक्शन प्लस कर देंगे, आधा घंटे शांत रहेगा कि अभी अभी इंजेक्शन लगा है, तो बस वो साइकोलॉजिकली काम करेगा। क्या करेगा? साइकोलॉजिकली काम करना है। तो प्लेसिबो थेरेपी में याद रखना है कि ऐसी थेरेपी जो एक्चुअल में ड्रग्स नहीं देते, बट ड्रग्स जैसा कुछ भी केमिकल सलाइन देंगे, जो पेशेंट के लिए साइकोलॉजिकली ड्रग का काम करेगा, साइकोलॉजिकली ड्रग का काम करेगा और सिम्टम रिलीज होगा। तो इसमें ब्रैकेट में शॉर्ट में लिख लो, इंजेक्शन ऑफ नॉर्मल सलाइन, इंजेक्शन ऑफ नॉर्मल सलाइन। कन्वर्जन वाले को ऐसा कभी नहीं कहना है कि कुछ नहीं है, तुम तो झूठी कर रही हो, कुछ नहीं, ऐसा नहीं करना है। प्लेसिबो देना है, तभी तो उसका पूरा मिशन सक्सेसफुल होगा, एंजाइटी रिलीव हो पाएगी। तुमने तो शुरू से ही ध्यान ही नहीं दिया और कुछ नहीं हुआ, पड़ी रहे, तो एंजाइटी वाला जो मकसद था पूरा प्रोसेस फेल हो गया ना, उसके सिंपैथी नहीं मिलेगी, एंजाइटी रिलीज होगी नहीं। तो तुमको बस ध्यान देना है एक बार को, सारी सिंपैथी देनी है और प्लेसिबो थेरेपी देनी है। इलाज करवाया, उसके जाके ठीक हुई, ग्लूकोज का एनएस लगवा दो, आईवी एनएस के प्लस इंजेक्शन लगा दो, ये ताकत का इंजेक्शन लगा दिया, कमजोरी आ गई थी काम और ड्यूटी की वजह से। हम्म? तो ये प्लेसिबो थेरेपी है, और टेंशन और एंजाइटी को कम करने के लिए बेंजोडाइजेपिन दी जा सकती है। ठीक बात है? किसकी? नाइट ड्यूटी की? नाइट ड्यूटी में कोई टेंशन नहीं है, ऐसा नाइट ड्यूटी में कुछ नहीं, अलग नहीं है कुछ, सिर्फ दिन की जगह रात है। घंटे उसमें 4 घंटे सो जाते हो, 4 घंटे हर कोई सोता है। डिसोसिएटिव डिसऑर्डर्स क्या होगा? डिसोसिएटिव डिसऑर्डर्स, तो यहाँ आपको कन्वर्जन डिसऑर्डर में सिंपल चीजें इतनी याद रखनी है कि प्रीवियसली हिस्टीरिया के नाम से जानते थे, फंक्शनल न्यूरोलॉजिकल सिम्टम डिसऑर्डर कहलाता है अभी नए क्लासिफिकेशन में। और यहाँ मेनली फिजिकल सिम्टम प्रोड्यूस होते हैं, स्पेशली न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स, वो पैरालिसिस हो सकता है, वीकनेस हो सकता है, ब्लाइंडनेस हो सकता है, स्पीच लॉस, विजन लॉस, ये सारे सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। प्राइमरी गेन, सेकेंडरी गेन और लाबेल इंडिफरेंस याद रखना है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड लाबेल इंडिफरेंस, अस्टेसिया, अबेसिया, गेट याद रखना है। तो डिसोसिएटिव डिसऑर्डर क्या है? डिस्टर्बेंस इज ना ऑर्डिनरी ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन ऑफ द कॉन्शियस अवेयरनेस, मेमोरी और आइडेंटिटी। यहाँ इंसान या तो किससे सेपरेट होगा? कॉन्शियस अवेयरनेस से होगा, या मेमोरी से होगा, या आइडेंटिटी से होगा। कि ये चीज कब होगा? जब कंडीशन बहुत ज्यादा टेंशन और स्ट्रेसफुल वाली होगी, तो इंसान, उसका ईगो, पर्सनैलिटी, माइंड हैंडल नहीं कर पाता उस टेंशन को, तो तकलीफ देने वाली चीजों से सेपरेट होंगे, दूर होंगे, सेपरेट होंगे, दूर होंगे। तो कॉन्शियस अवेयरनेस में नहीं रखेंगे, मतलब क्या हुआ? अरे जो तकलीफ चीजें, तकलीफ देने वाली मेमोरी है या ट्रॉमेटिक जो भी मेमोरी थी, उसको कॉन्शियस अवेयरनेस से दूर कर दिया, कॉन्शियस अवेयरनेस से दूर कर दिया, यानी कि अनकॉन्शियस माइंड में चला गया, ऑटोमेटिक तकलीफ कम होगी। मेमोरी, तकलीफ देने वाली यादें, तकलीफ देने वाली यादें, भुला दो यादें वो। आइडेंटिटी, मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है ये क्या है? डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर। यहाँ एक पर्सनैलिटी जब सीधी साधा इंसान होता है, वो टेंशन सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पाता, उसी टाइम दूसरी पर्सनैलिटी का आना, दूसरी पर्सनैलिटी का आना। अब पहले ये लिखो कि तीनों का सेपरेट सेपरेट देखेंगे। डिसोसिएटिव क्यू, डिसोसिएटिव एमनीसिया एंड डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर, ये तीनों वर्ल्डों में 3 डिसऑर्डर्स है। कॉन्शियस अवेयरनेस वाला डिसोसिएटिव क्यू है, वो मेमोरी का भी एग्जांपल है, आइडेंटिटी का भी एग्जांपल है। मेमोरी का पर्टिकुलरली डिसोसिएटिव एमनीसिया, और आइडेंटिटी में डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर, जिसको हम मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर बोलते हैं, तो वही है। देखा होगा सीरियल्स में, मूवीज में 2 तरह की पर्सनैलिटीज होती है, देखा है ना? कौन सी मूवी? हाँ, परिचित, जानी दुश्मन, नागिन, कई सारी मूवी आ जाए, कई सारी मूवीज है, नागिन सीरियल भी है एक। हम्म,
तुम तो नाग हो गए, कोबरा। डिसोसिएटिव एमनीसिया देखो कि कैरेक्टराइज्ड बाय लॉस ऑफ मेमोरी ड्यू टू ट्रॉमेटिक इवेंट्स ऑफ पर्सनल सिग्निफिकेंस। यहाँ मेनली, अरे क्या लुढ़का रहे हो भाई, यहाँ क्या होगा कि पर्सनल मेमोरी का डिस्टर्बेंस है ट्रॉमेटिक इवेंट्स के कारण। ट्रॉमेटिक इवेंट्स के कारण मेमोरी का डिस्टर्बेंस है। DSM-5 ने डिसोसिएटिव व्यू, ये डिसोसिएटिव एमनीसिया का टाइप कंसीडर किया है। डिसोसिएटिव व्यू को क्या काउंट किया है, डिसोसिएटिव एमनीसिया का रूप दिया है। डिसोसिएटिव एमनीसिया के अंडर DSM-5 ने क्लासिफाई किया है। इस दूसरे वर्ड में हम साइकोजेनिक एमनीसिया बोलते हैं। और अब डिसोसिएटिव व्यू क्या है वो तुमको पता है, पता है कि नहीं, लिखा हुआ है पहले, जिनके नहीं लिखा हुआ है उनको बता देते हैं कि सडन एस्केप और वेंटरिंग अवे फ्रॉम होम एनवायरनमेंट, सडन एस्केप और वेंटरिंग अवे फ्रॉम होम एनवायरनमेंट अंडर स्ट्रेसफुल सिचुएशन। यानी कि जब भी टेंशन वाला माहौल आएगा, इंसान उस जगह से भाग जाएगा, उस जगह को छोड़ के नई जगह चला जाएगा और नई आइडेंटिटी अपना लेगा। कुछ समय तक नई आइडेंटिटी में ही रहेगा, जब धीरे धीरे दिमागी हालात स्टेबलाइज हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे, वापस पुरानी आइडेंटिटी में आ जाएगा। इसका एग्जांपल, एक फेमस डॉक्टर थे, बच्चों के डॉक्टर, पीडियाट्रिशियन, डॉक्टर झटका। डॉक्टर झटका, उनका हॉस्पिटल बहुत अच्छा चलता था, भीड़ लगती थी, भीड़। एक दिन एक बच्चे को ऐसे इंजेक्शन लगाया और बच्चा एक्सपायर हो गया। अब बच्चा एक्सपायर हो गया तो उसके अटेंडर ने डॉक्टर झटका को भयंकर झटके दिए, हॉस्पिटल तोड़ दिया, पुलिस बुला ली। तो डॉक्टर झटका ने मौका पाके खिड़की से कूदा, छुड़ा के और भाग गया वहां से। बाहर आके टैक्सी पकड़ के रेलवे स्टेशन पहुंचा और वहां ट्रेन के डिब्बे में बाथरूम में छुप के और हरिद्वार ऋषिकेश चला गया। वहां जाके साधु सन्यासी बन के बैठ गया और काफी टाइम तक अपना नया नाम रख के वहां रहा। तो धीरे धीरे तकलीफ देने वाली चीज अनकॉन्शियस माइंड में चली जाती है। ऑटोमेटिक माइंड का मैकेनिज्म है कि तकलीफ देने वाली चीज ज्यादा दिनों तक याद नहीं रहेगी। तो डॉक्टर झटका वो झटके धीरे धीरे भूल गए और वापस पुरानी आइडेंटिटी में कुछ टाइम बाद लौट आए। ये है डिसोसिएटिव व्यू। तो यहाँ इंसान पर्सनल सिग्निफिकेंस से जुड़ी हुई सारी मेमोरी भूल जाता है, क्योंकि वो बहुत ट्रॉमेटिक है, बहुत टेंशन क्रिएट करने वाली है, एंजाइटी क्रिएट करने वाली है। क्योंकि डॉक्टर झटका का नाम खराब हो गया, पुलिस केस हुआ, जेल हो सकती है, लाइसेंस रद्द हो सकता है, हॉस्पिटल का लाइसेंस रद्द हो सकता है, हॉस्पिटल सीज हो सकता है। इतना सारा टेंशन झेल नहीं पाता माइंड, इसलिए आदमी भाग गया उस टेंशन वाली कंडीशन से दूर, दूर चला गया। इसी को डिसोसिएटिव व्यू कहा गया है। नए बच्चों को लिखना हो तो लिखूं क्या, क्या कहते हो भाई, कितने नए हैं, मतलब तुम एक हो तो भी लिखना ही पड़ेगा। सडन एस्केप और वेंडरिंग अवे फ्रॉम होम एनवायरनमेंट, बातें ना करें, अंडर स्ट्रेसफुल सिचुएशन and move to new place, moved to new place and assume new identity and assumes new identity. After some time, returns back to, मुंह से नहीं लिखो रे, returns back to previous identity, previous identity। अरे गया, आइडेंटिटी लिख लेना इसके आगे, प्रीवियस आइडेंटिटी। कुछ नहीं है, टेंशन वाले माहौल से दूर भाग के नई जगह जाके नई आइडेंटिटी अपना लिया। धीरे धीरे जब टेंशन दूर हुआ, मेंटल कंडीशन स्टेबलाइज हुई, प्रीवियस आइडेंटिटी में वापस आ गया। इसी को डिसोसिएटिव व्यू बोलते हैं। तो याद रखना है, ये कंडीशन पे क्वेश्चन आता है कि पेशेंट सडनली वेंडर्ड अवे फ्रॉम होम एनवायरनमेंट एंड अज्यूम्स न्यू आइडेंटिटी, या नाम देके दे सकते हैं कि डॉक्टर झटका सडनली एस्केप्ड फ्रॉम होम एंड मूव टू न्यू प्लेस एंड अज्यूम्स नेमिंग कुछ भी, बाबा बालकनाथ, बाबा बालकनाथ बन गया एंड रिटर्न्स बैक टू प्रीवियस आइडेंटिटी आफ्टर सम टाइम। व्हाट काइंड ऑफ डिसऑर्डर इज, तो आप तुमको याद रखना है ये डिसोसिएटिव व्यू है, डिसोसिएटिव व्यू। लिख लिया ये, अरे लिख लिया, चलो। कहाँ लिखा, लिखा ही नहीं कुछ लेट चली तुम्हारी यार, फालतू ही भाग ली, कहाँ लिखा, लिखा ही नहीं कुछ अरे लिख लिया, चलो। कहाँ लिखा, लिखा ही नहीं कुछ लेट चली तुम्हारी यार, फालतू ही भाग ली, फालतू ही टेंशन ली मैंने, फालतू ही मेहनत करी मैंने। देखो लिखा हुआ ही आ गया, देखो मुझे लगा लिखा हुआ ही नहीं है। ठीक है, ये तो हो ही गया। ठीक है, अब आइडेंटिटी डिसऑर्डर क्या है, ठीक है, ये तो हो ही गया। ठीक है, अब आइडेंटिटी डिसऑर्डर क्या है, ऑल्सो नोन एज मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स। नाम से दिख रहा है कि एक इंसान में 2 और मोर पर्सनैलिटी का होना, एक इंसान है, वही नहीं है, टेंशन ली मैंने, फालतू ही मेहनत करी मैंने। देखो लिखा हुआ ही आ गया, देखो मुझे लगा लिखा हुआ ही नहीं है। ठीक है, ये तो हो ही गया। ठीक है, अब आइडेंटिटी डिसऑर्डर क्या है, ऑल्सो नो, ठीक है, ये तो हो ही गया। ठीक है, अब आइडेंटिटी डिसऑर्डर क्या है, ऑल्सो नोन एज मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स। नाम से दिख रहा है कि एक इंसान में 2 और मोर, अब आइडेंटिटी डिसऑर्डर, मुझे लगा लिखा हुआ ही नहीं है। ठीक है, ये तो हो ही गया। ठीक है, अब आइडेंटिटी डिसऑर्डर क्या है, ऑल्सो नोन एज मल्टीपल, यही इलाज है, वापस आ गया। इसी को डिसोसिएटिव व्यू बोलते हैं। तो यार लिख लिया ये,
अरे लिख लिया, चलो। कहाँ लिखा, लिखा ही नहीं कुछ। लेट चली तुम्हारी यार यार, मुझे लगा लिखा हुआ ही नहीं है। ठीक है, ये तो हो ही गया। ठीक है, अब आइडेंटिटी डिसऑर्डर क्या है, कि ऑल्सो नोन एज मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स। नाम से दिख रहा है कि एक इंसान में टू और मोर पर्सनैलिटी का होना, एक इंसान में दो या उससे ज्यादा पर्सनैलिटी का होना क्या कहलाएगा, डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर। पुराना नाम था जो मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर था। एक पर्सनैलिटी एक टाइम ही दिखेगी, ये नहीं कि दोनों एक ही टाइम पे आए, पहली वाली शांत सेपरेट होकर दूसरी आएगी, जब तक दूसरी है डोमिनेटिंग तब तक पहली वाली गायब रहेगी, पहली वाली पर्सनैलिटी गायब रहेगी। जैसे अपरिचित मूवी में क्या था, वो सीधा साधा बना रहता है, छोटी छोटी बना के यूं है, क्या नाम था उसका, है अम्बी। अम्बी बिल्कुल सीधा सा होता है, मत मारो मत करो ऐसा करता रहता है, फिर भी गुंडे उसको मारते रहते हैं या जुर्म करते हैं, तो वो पर्सनैलिटी हैंडल नहीं कर पाती, तो फिर वो खतरनाक वाली पर्सनैलिटी आ जाती है अचानक से अंदर, बाल खुले होके एकदम, और फिर वो भयंकर धोता है गुंडों को वापस। तो ऐसी वाली पर्सनैलिटी है कि एक पर्सनैलिटी जब टेंशन हैंडल नहीं कर पाएगी तो दूसरे वाली स्ट्रांग वाली पर्सनैलिटी आएगी। यूजुअली वन पर्सनैलिटी इज नॉट अवेयर ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ अनदर पर्सनैलिटी। एक्चुअल में पता नहीं होता कि ऐसा भी है, क्योंकि एमबी भी ऐसे करता था, मार मरू के फिर सोचता था ये क्या किया, किसने किया है। तो यही है कि एक पर्सनैलिटी प्रीवियस पार्ट को पता नहीं होता कि एक और पर्सनैलिटी है, एक और रूप भी है अंदर, ऐसा उसको पता नहीं होता। डिफरेंट पर्सनैलिटी जो होती है उसको अल्टर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अल्टर्स। डिफरेंट पर्सनैलिटी का मतलब है जो सेकंड पर्सनैलिटी कभी कभी आती है उसका नाम क्या है, अल्टर्स। आप टिपो। हम्म डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर, ऑल्सो नोन एज मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स। यहाँ एक ही इंसान में टू और मोर पर्सनैलिटी का होना, और ये डिफरेंट टाइम पे अपियर होगी। पहली पर्सनैलिटी जब स्ट्रेस टेंशन और सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पाएगी, तभी दूसरी पर्सनैलिटी डोमिनेंस में आएगी। और पहली पर्सनैलिटी को पता नहीं होता कि एक और पर्सनैलिटी भी है, और जो सेकंड पर्सनैलिटी है उसका नाम है अल्टर्स। क्या है उसका नाम, अल्टर्स। दो रूप तो नहीं है तुम्हारे, किसके हैं। दूसरा कैसा है, भिंडी तो पेस्ट ही है, कोई नहीं। अब ठीक है यार, कौन पकाए। कच्ची भिंडी खा ली कोई बात नहीं, उसकी कच्ची भिंडी मतलब। ऑल्सो नोन एज मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स। यहाँ एक इंसान में टू और मोर पर्सनैलिटी का होना, दोनों पर्सनैलिटी अलग अलग टाइम पे अपियर होगी। जो डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी है सेकंड टाइप वाली पर्सनैलिटी, उसको अल्टर्स नाम से जानते हैं। पहली पर्सनैलिटी को पता नहीं होता एक और रूप भी है। इतना ही याद रखना है फिलहाल। हो जाएगा, अरे हो जाएगा। ये तो तुमने देखा ही होगा, रियल लाइफ में भी बहुत सारे लोग होते हैं ऐसे। हम्म नहीं होते, बहुत सारे मूवी सीरियल्स में दिखा रखा है कि एक लड़की पढ़ने जाती है, कॉलेज में बहुत सीधी है, घर में भी बहुत सीधी है, जैसे ही शाम होती है अलग मॉडर्न ड्रेसिंग करके और पार्टी में निकल आती है, वहां पी पा के नशा करके फिर रात को चुपके से आके फिर घर में सो जाती है। ऐसा एक कोई मूवी में दिखाया हुआ है, अलग अलग पर्सनैलिटी अलग अलग किरदार। हम्म हम्म हो गया अब ये, तुम एग्जांपल मत सेट करो इधर। अगला डिसऑर्डर है पोजेशन और ट्रांस डिसऑर्डर। ये क्या है भाई, पोजेशन ट्रांस डिसऑर्डर क्या है। यहाँ पेशेंट को ऐसा लगता है कि भाई साहब भूत प्रेत या किसी और ने उसकी आत्मा को कंट्रोल कर रखा है, उसकी आत्मा को कंट्रोल कर रखा है, बार बार बेहोश हो रही। गांव में से देखा होगा बहुत सारे डिसऑर्डर्स ऐसे होते हैं, ये भी स्पेशली लेडीजों में ही है। फिर तांत्रिक के पास ले जाते हैं, मारवाड़ी में भोपा बोलते हैं, भोपा। भोपा वहां अगरबत्ती जला के यूं लगा भाई साहब, और पानी का यूं छींटे देगा कुछ करेगा, और उसके बाद तुरंत आंख खोल लेती है। तो पहले तो बेहोश पड़ी यूं अलग आवाज निकाल रही है, और उस तांत्रिक ने कुछ करते ही वापस ठीक तुरंत। तो ये भी पोजेशन एंड ट्रांस डिसऑर्डर, जिसमें इंडिविजुअल की कॉन्शियसनेस में चेंजेस आ जाता है, और पेशेंट को ऐसा लगता है कि उसके अंदर कोई दूसरी आत्मा घुस गई है, उसको कंट्रोल कर रहा है। इंडिविजुअल एक्सपीरियंस दैट पर्सनल आइडेंटिटी हैज बीन रिप्लेस्ड बाय एक्सटर्नल पोजेसिंग आइडेंटिटी। भूत घुस गया, उसकी आत्मा आ गई है इसके अंदर, उसकी आत्मा घुसी हुई है इसके अंदर, भूतनी आ गई है। कौन सी वाली, वो नाम बोलते रहते हैं मोहल्ले में, अड़ोस पड़ोस में किसी को भूतनी घोषित करते हैं उसकी डेथ के बाद, और उसके बाद जो भी ऐसा करते हैं सब में वही भूतनी आ रही है ना। तो ये ऐसी कहानियां हैं। पर्सन फील्स दैट हिज और हर बिहेवियर इज कंट्रोल्ड बाय अदर्स। ये सब न्यूरोटिक डिसऑर्डर है। ये सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेस और टेंशन और अटेंशन के लिए किया जाने वाला बिहेवियर है, इसके पीछे कोई कारण नहीं है। अदरवाइज उस भोपे ने ऐसा कुछ नहीं किया जिससे वो एकदम से ठीक हो गई हो। हम्म मार ही डाला। अच्छा, हाँ। पोजेशन ट्रेंस डिसऑर्डर, जिसमें पेशेंट की कॉन्शियसनेस में चेंजेस आ जाता है। इसके अलावा पेशेंट को ऐसा लगता है कि उसके अंदर कोई दूसरी आत्मा घुस गई है और उसके बिहेवियर को कंट्रोल कर रही है। तो अब तुम लोग जब भी आस पड़ोस में ऐसे भूत प्रेत घुसे हुए देख लो, तो समझाना है कि भूत प्रेत कुछ नहीं है, तुमको एप्रिएक्शन करना है। क्या करना है, एप्रिएक्शन, कुरेद कुरेद के निकलवाना है कि क्या है दिमाग में, अनकॉन्शियस माइंड में क्या कॉन्फ्लिक्ट है जिसकी वजह से ऐसा हो रहा बार बार। वही इलाज है इसका, साइकोथेरेपी। कोई ज्यादा करे तो बेंजोडाइजिपिन देंगे, फिर अगर ऐसे ही चलता रहा एंटी डिप्रेसेंट देंगे, यही इलाज है। और फिर नहीं तो फेमस तांत्रिक और भोपा ढूंढ सकते हो। है, बंगाली बाबा अलग चीज का डॉक्टर है भाई। मंगल, हम्म, वशीकरण। स्वतंत्र से छुटकारा। हम रेलवे पुलिया के नीचे।
तो वो बाबा बंगाली है। चलो ठीक है, पोजेशन इंटरेस्ट डिसऑर्डर याद रह जाएगा, हो गया लिख के। अगला आपका है गैंसर सिंड्रोम, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें भी क्वेश्चन आता है। इसको हिस्टोरिकल सूडो डिमेंशिया बोलते हैं, हिस्टोरिकल सूडो डिमेंशिया। ये सबसे पहले कैरियो में देखा गया, प्रिजनर सिंड्रोम भी कहते हैं इसको। यहाँ इंसान अप्रोक्सीमेट आंसर देता है।